हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 4 में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, जिसके बारे में हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, और उम्मीद है आप हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देख रहे हो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जो बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। तो आप लोगों को याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया था जहाँ पे हमने समझा था कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो अपना आउटपुट का लेवल और प्राइस का लेवल कैसे डिटरमाइन करता है ताकि उसका प्रॉफिट उसे क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो ये चीज़ थी हमारी। तो जहाँ पे मैंने आउटपुट का लेवल आपको समझा दिया था कि आउटपुट का लेवल एक मोनोपोली फॉर्म है वो कितना रखती है कि उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज मिले। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस की कि प्राइस लेवल कैसे सेट होता है एक मोनोपोलिस्टिक फॉर्म के लिए। तो चलो डिस्कस करते हैं वो। तो टॉपिक क्या है, सेटिंग द प्राइस, यानी कि प्राइस हम कैसे सेट करेंगे एक मोनोपोलिस्टिक फॉर्म के लिए। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक बात ये समझाई थी कि प्राइस अगर मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ज्यादा रखेगी तब भी दिक्कत है, कम रखेगी तब भी दिक्कत है। हम सब जानते हैं जो प्राइस है उससे क्या आता है, रिवेन्यू आता है ना। और रिवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। तो जितना फालतू रिवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस होगा उतना ही फालतू क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब अगर प्राइस हम ज्यादा रखेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो सकता है। तो क्या हमें प्राइस ज्यादा रखना चाहिए? नहीं, क्योंकि मार्केट में और भी फर्म्स हैं। ये मोनोपोली नहीं है यहाँ पे कि जहाँ पे सिंगल सेलर है, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक फर्म्स है, यानी कि बहुत सारी फर्म्स हैं। और जब बहुत सारी फर्म्स हैं तो अगर आप प्राइस को इंक्रीज करोगे तो आपका जो कस्टमर शेयर है वो कोई और मार्केट में आपका ले जाएगा, यानी कि शिफ्ट कर जाएंगे आपके कस्टमर्स। अब होगा क्या, तो बात में प्राइस को क्या रखें, कम रखें, ज्यादा रखें, कैसे रखें? देखो ज्यादा रखोगे तो कस्टमर शिफ्ट कर जाएंगे, कम रखा तो प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हो सकता है लॉस भी झेलना पड़े। तो प्राइस को इस अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है, मतलब कि रीजनेबल अमाउंट हो, अफोर्डेबल अमाउंट हो, किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ताकि आपके कंज्यूमर भी शिफ्ट ना हो, आपको लॉस भी ना हो। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्राइस का सेटअप होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो प्राइस बेस्ड ऑन हाईएस्ट प्राइस द मार्केट विल बियर एट द क्वांटिटी। तो प्राइस हम कैसे रखते हैं कि जो मार्केट में सबसे अच्छा प्राइस हो उस गुड्स या फिर उस सर्विसेज के लिए जो कंज्यूमर पे करना चाहते हैं। अब सपोज करो आपने प्राइस रख दिया इतना फालतू, ठीक है, कि भाई कंज्यूमर उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे या फिर कंज्यूमर जो है उसे वर्थ इट नहीं मानते उस चीज के लिए। तो क्या कंज्यूमर आपके गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब तक उनके लिए वो चीज अफोर्डेबल होगी, वर्थ इट होगी, जब तक तो कंज्यूम करेंगे। जैसे अपने प्राइस उनके औकात से बाहर सेट कर दिया तो खत्म सारा किस्सा, ठीक है। तो कोई दूसरी फर्म है, लोग वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस हैं। तो ग्राफिकली एज अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी टू द डिमांड कर्व। तो ये हमारा ग्राफिकली क्या शो होता है, एक वर्टिकल लाइन पे शो होता है, वो भी कैसे, जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी से निकल रहा होता है टू द डिमांड कर्व। अब आगे समझते हैं इस बात को। तो प्रोसेस फॉर सेटिंग क्वांटिटी एंड प्राइस इज सिमिलर फॉर बोथ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर एंड मोनोपोलिस्टिक फर्म। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो चाहे वो हमारा मोनोपोली हो, दोनों में प्राइस और आउटपुट का जो लेवल है, मतलब प्राइस सेट करना और आउटपुट सेट करना, दोनों में ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। बस कुछ चीजें डिफरेंट है, वो हम समझते हैं। वो की डिफरेंसेस क्या है? एक तो हमारे पास क्या आता है, डिमांड कर्व डिफरेंसेस। अब ये डिमांड कर्व डिफरेंस क्या है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि दोनों के डिमांड कर्व में डिफरेंस होता है। जो आपका मोनोपोली है उसका डिमांड कर्व क्या मिलेगा, स्टीपर मिलेगा, लेकिन जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसका क्या मिलेगा, फ्लैटर मिलेगा। जहां पे मैंने आपको एक ये रीजन दिया था कि मोनोपोली में अगर प्राइस को एक मोनोपोली फर्म इंक्रीज करती है तो डिमांड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मोनोपोली में कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस नहीं है। उन्हें अगर उस टाइप के गुड्स या उस टाइप की सर्विसेज कंज्यूम करनी है उसके लिए मात्र और मात्र एक ही फर्म अवेलेबल है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पे उनके पास अदर फर्म के ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस को चेंज करते हैं तो वहां पे डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वही सेम चीज यहां पे है। अब मैंने क्या बोला, तो बोथ फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। दोनों फेस तो क्या करते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। बट अ मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द एंटायर मार्केट डिमांड। तो जो मोनोपोलिस्ट डिमांड है वो क्या दिखाता है, एंटायर मार्केट डिमांड। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री का रोल प्ले कर रही है। क्योंकि मोनोपोली जिस भी इंडस्ट्री में मोनोपोली हासिल करके बैठी होगी वहां पे सिर्फ मात्र और मात्र एक ही फर्म है। इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को, पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इसका डिमांड कर्व पूरे मार्केट की डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। वाइल अ मोनोपोलिस्ट कंपटीटर डिमांड कर्व इज शेप्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड द नंबर ऑफ कंपटीटर। लेकिन जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर डिमांड कर्व है ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर फर्म के पास कितने लोग हैं, यानी कि कितना मार्केट शेयर है। दूसरा, मार्केट में जो कंपटीशन है वो किस लेवल पे है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक
मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। क्योंकि मैंने आपको बताई थी ये बात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कि ये लोग मेन है ना प्राइस को लेकर भी नहीं लड़ते, ये लोग लड़ते हैं फीचर्स को लेके कि कम से कम प्राइस में कैसे बेटर से बेटर फीचर प्रोवाइड किए जा सकते हैं कस्टमर्स को। तो इनका मेन फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, मार्केट एंट्री। अब ये मार्केट एंट्री क्या है वो डिस्कस करते हैं। अब देखो मार्केट एंट्री की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं मोनोपोलिस्ट की, पहले समझ लेते हैं। मोनोपोली की बात करूं अगर मैं, तो मोनोपोली में एंट्री करना इतना इजी नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट ने या तो लाइसेंस प्रोवाइड कर रखे होते हैं, यानी कि एंट्री बैरियर्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि कोई भी नई फर्म मोनोपोली के अंदर एंटर नहीं कर सकती, इसीलिए वहाँ पे मोनोपोली होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, यहाँ पे क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि कोई भी फॉर्म जब मर्जी एंटर कर सकती है और जब मर्जी एग्जिट हो सकती है। ये क्या आता है डिफरेंस मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के बीच में। अब यहीं पे देखो, तो अब मोनोपोलिस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय बैरियर्स। तो मोनोपोलिस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं कैसे, बैरियर्स की हेल्प से, टू एंट्री प्रिवेंटिंग न्यू कॉम्पिटिटर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस तरीके से कोई भी नया कॉम्पिटिटर यहाँ पे आ नहीं सकता। अब सपोज करो मैं बोलता हूं कि मोनोपोली जो है इंडिया में किसकी है, इंडियन रेलवेज की। अब इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है तो पहली बात तो गवर्नमेंट उसे प्राइवेटाइज कर नहीं रही है, जिसकी वजह से उनकी मोनोपोली है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर चाहता भी है कि हम यहाँ पे एंटर करते हैं, वो उस प्राइस लेवल पे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। अब जो गवर्नमेंट है, अब देखना कभी लोकल ट्रेन में, ठीक है भाई, जितने लोग टिकट चढ़ते हैं ना उससे फालतू भी टिकट लिए घुस रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसका एक मेन रीजन क्या है यहाँ पे, अब देखो तो एक तो ये चीज है, इसके चक्कर में रेलवे घाटे में चल रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कहीं भी रेलवे घाटे में चला ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंट रखते हैं। तो रेलवे को और एफिशिएंट बनाएंगे, वहां पर और खर्चा आएगा, ठीक है, तो फिर वो प्राइस को बढ़ाएंगे, इनके टिकट का फेयर बढ़ेगा। तो इस तरीके से वो कभी भी इंडियन रेलवे से कंपेयर ही यानी कॉम्पिटिशन ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस सेक्टर के अंदर एंटर नहीं करती है। तो ये कुछ एंट्री बैरियर्स होते हैं मोनोपोली के पास, जिसकी वजह से उनके कोई भी कॉम्पिटिटर यहाँ पे नहीं होता है। अगर मैं आगे बात करूं तो अ मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटर कंसीडर द पोटेंशियल एंट्री। जो मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटर फॉर्म है, कंसीडर द पोटेंशियल एंट्री, यहाँ पे एंट्री होती है नई फॉर्म्स की, ऑफरिंग सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो ये लोग सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं पर उनके फीचर्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इफ इट अर्न्स प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो इस तरीके से हम एक बात और समझते हैं। देखो मैंने आपको एक बात समझाई भी थी कि अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के प्रॉफिट के बारे में, तो हम सब जानते हैं जो मोनोपोली है वो हमेशा एक एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करता है। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से बात करूं तो शॉर्ट रन में ये हो सकता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करे। जैसे कि मान लो ABCD 4 फर्म्स हैं, वो मोबाइल फोन सेल करती हैं मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर, ठीक है, जिनके फीचर काफी डिफरेंशिएटेड हैं, ठीक है, और अलग प्राइस भी है। लेकिन सपोज करो अब यहाँ पे क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट है, तो जो दूसरी फर्म्स हैं, यानी कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं, उनको क्या लगता है, उनको दिखता है पोटेंशियल प्रॉफिट मिल रहा है इन 4 फर्म्स को, तो वो लोग जो हैं वो इस मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं, इस इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करती हैं, और जब घुस जाती हैं तो उनका प्रॉफिट शेयर जो है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट पहले आप यहाँ तक उतार लो, फिर डिस्कस करते हैं इस आगे टॉपिक। चलो अब देखते हैं आगे का टॉपिक। हाँ, तो मैं आगे किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था यहाँ पे। हाँ, तो जो हमारी मोनोपोलिस्टिक फर्म है, ठीक है, तो वहाँ पे नई नई फर्म्स एंटर करती हैं, और जब नई नई फर्म्स एंटर करेंगी तो होगा क्या, तो उनका जो मार्केट शेयर है वो कम होगा, और जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और जब प्रॉफिट डिवाइड होना शुरू हो जाएगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट चेंज हो जाता है किसमें, नॉर्मल प्रॉफिट में, लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, तो शॉर्ट रन में तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर भी एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि लॉन्ग रन में और भी नई फर्म्स एंटर करेंगी तो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, फिर जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट में, और जो चेंज होगा नॉर्मल प्रॉफिट में, कुछ फर्म्स और अंदर एंटर करेंगी तो कई फर्म्स को लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मार्केट शेयर लगातार कम होता रहेगा। अब उस लॉस की वजह से बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो उस इंडस्ट्री से क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। तो ये एक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, मतलब बाहर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा है, और लॉस में कभी भी बिजनेस के अंदर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। अब वही चीज आगे समझते हैं। तो मोनोपोलिस्ट इन लॉन्ग रन, कॉम्पिटिटर्स एंड देयर एंट्री, मतलब एंट्री और कॉम्पिटिटर के बेस पे लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट कैसे रिएक्ट करता हूँ मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको डिस्कस करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा कर्व है, ये हमारा MC है, ये हमारा ATC है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक कंसेप्ट होता है डेड वेट लॉस का। अगर मैं आपको डेड वेट लॉस समझाऊं तो इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है, कि जो मोनोपोली फर्म है उसके चक्कर में क्रिएट होता है। जो मोनोपोली फर्म है वो एक तरह से इनएफिशिएंट होती है मार्केट के लिए। अब वो मार्केट के लिए इनएफिशिएंट क्यों होती है, उसका रीजन समझाता हूँ आपको। अब जो मोनोपोलिस्ट फर्म, उसे पता है मेरी मोनोपोली है, तो वो जो है वो हाई प्राइस चार्ज करती है। हाई प्राइस चार्ज करती है किस चीज़ के लिए, अपने गुड्स के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, यानी कि सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो यानी कि बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो उस गुड्स को, उस सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहते हैं पर उसके प्राइस की वजह से नहीं कर पाते। और मोनोपोली और प्रोडक्शन क्यों नहीं करती, क्योंकि उसे पता है जब मुझे कम आउटपुट में ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं क्यों और मेहनत करूं। तो इसलिए उस फर्म में, उस इंडस्ट्री में जो भी फर्म होती है वो इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रही होती है, अपने मोनोपोली पावर का गलत बेनिफिट उठा रही होती है, इनकी मिसयूज कर रही होती है अपनी पावर को। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, डेड वेट लॉस, यानी कि वो चाहे तो और आउटपुट जनरेट किया जा सकता है पर वो करते नहीं है। तो मार्केट क्रिएट्स अ डेड वेट लॉस रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया। तो जो हमारा ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे कैसे, तो ये वाला एरिया, ये पूरा डेड वेट लॉस का है। शेड एरिया इन द ग्राफ एज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज लोअर देन वुड अकर इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ना वो कम हो जाती है, किससे, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होती है। यानी कि अगर मान लो मोनोपोली की जगह पे अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती या फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता तो यहाँ पे और भी आउटपुट जनरेट होता, लेकिन मोनोपोली की वजह से यहाँ पे और भी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। अब अगर देखो मार्केट एंट्री एंड इट्स इंपैक्ट, तो मार्केट एंट्री और उसके इंपैक्ट तो मैं आपको समझा चुका हूं कि मार्केट में कैसे और फर्म्स एंटर करती हैं और वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर को कैप्चर करती हैं। अब यहाँ पे देखो, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बैरियर्स टू एंट्री आर लो। तो अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बात करें तो बैरियर जो है वो एंट्री थोड़ा कम होता है पर लोग कर सकते हैं हमें एंट्री। द पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न बाय फर्म अट्रैक्ट न्यू फर्म्स। अब देखो जो कुछ फर्म्स होंगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, उनकी वजह से जो कुछ फर्म्स हैं वो यहाँ पे क्या करेंगी, अट्रैक्ट होंगी इनके प्रॉफिट की तरफ कि भाई ये जो 4-5 फर्म्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर तो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो क्यों ना हम भी यहाँ पे जाएं इस फर्म के अंदर, मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर, और मुनाफा कमाने की कोशिश करें। तो और नई फर्म्स जो यहाँ पे एंटर करती हैं। इसके बाद अर्न बाय फर्म्स अट्रैक्ट न्यू फर्म्स इनटू द मार्केट। तो मार्केट में नई फर्म्स अंदर एंटर करती हैं। एज न्यू फर्म्स एंटर, जैसे ही जो नई फर्म एंटर करती हैं, डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो जो डिमांड कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाती है, बिकॉज द क्वांटिटी डिमांडेड एट एनी गिवन प्राइस डिक्लाइंस। क्योंकि अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो यहाँ पे क्या होता है, डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। फर्म्स परसीव्ड डिमांड कर्व एंड इट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बोथ शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो इसके चक्कर में क्या होता है, जो दोनों डिमांड है ना वो इस तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, लेफ्ट की तरफ। यानी कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है और जो हमारा क्या नाम है दूसरा डिमांड कर्व है वो दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है वहां पे। यहाँ पे तो ये D2 है, इसे D1 मान लेते हैं। यानी कि ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था, अब जो है डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि लोगों ने डिमांड कम कर दी है। तो ये आप लोगों को पता है EMC है, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मैं काफ़ी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। इसका मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। और एवरेज टोटल कॉस्ट ये क्या होता है, टोटल कॉस्ट का, यानी कि पर यूनिट टोटल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। और आप सबको बताया था मैंने कि जो टोटल कॉस्ट होता है वो सम होता है हमारा किसका, TFC का और TBC का। यानी कि इसमें दो कॉस्ट इंक्लूड होते हैं, एक तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा हमारा क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये हमारा ग्राफ किसका है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन। जहां पे हमने ये देखा कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जो हम स्टार्टिंग में बात कर चुके थे, ठीक है, वो यहाँ पे कैसे जनरेट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि ध्यान रखना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। और शॉर्ट रन में बात करूं तो शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट भी जनरेट किया जाता है, नॉर्मल भी और लॉस भी। जनरली एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टिंग में कुछ फर्म्स होती हैं और बाद में उन फर्म्स को देख के नई फर्म्स अट्रैक्ट होती हैं, जिनकी वजह से जो पुरानी फर्म्स हैं उनके मार्केट स्ट्रक्चर पे दिक्कत आती है, जो कस्टमर शेयर है वो एग्जिस्टिंग फर्म्स का कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एबनॉर्मल प्रॉफिट से सिर्फ वो किस पे आते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट पे, और कईयों को तो लॉस भी होना शुरू हो जाता है। ऐसे हमने देखा भी है बहुत सारी, जैसे अब मैं मोबाइल फोन्स का नाम ले रहा था, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जैसे नोकिया वगैरह, वो लोग चेंज नहीं कर पाई अपने आप को, मार्केट सिचुएशंस को एडॉप्ट नहीं कर पाई, वो मार्केट से क्या हो गई, बाहर हो गई। तो इस तरीके से किसी भी कंपटीशन वाली फॉर्म में नई फॉर्म्स अंदर एंटर करती हैं, पुरानी फॉर्म्स अगर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करी तो टिक के रहती है, वरना क्या हो जाती है, मार्केट से बाहर हो जाती हैं। तो चलो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में इसके अगले टॉपिक के बारे में। अभी कुछ कंसेप्ट्स बाकी हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है।